नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में चलिए सबसे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए संसदीय दल की बैठक सांसदों से की लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम करने की अपील। बैठक में पीएम मोदी का एनडीए सांसदों ने किया स्वागत। गृह मंत्री अमित शाह वंदे मातरम पर आज राज्यसभा में करेंगे चर्चा की शुरुआत। विपक्षी सांसद भी चर्चा में होंगे शामिल। लोकसभा में आज चुनाव सुधार पर होगी चर्चा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे चर्चा की शुरुआत। विपक्ष की ओर से राहुल गांधी समेत कई सांसद लेंगे भाग। इंडिगो के फ्लाइट संकट में सुधार, लेकिन दिल्ली और चेन्नई में कई फ्लाइट्स आज भी कैंसिल। नागरिक उड्डयन मंत्री ने कहा, गलती साबित होने पर इंडिगो की उड़ानों में होगी कटौती। और भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज। शुभमन और हार्दिक करेंगे वापसी। वनडे के बाद टी20 में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी टीम इंडिया। तो आपको बता दें कि आज से लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा की शुरुआत होगी और इस चर्चा के लिए लोकसभा में 10 घंटे का समय तय किया गया है, जिसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबर बराबर समय आवंटित किया गया है। लोकसभा में चुनावी सुधारों पर चर्चा की शुरुआत केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे, तो वहीं बीजेपी की ओर से सांसद निशिकांत दुबे, अभिजीत गंगोपाध्याय, संजय जायसवाल और पीपी चौधरी सहित कई सांसद चर्चा में बोलेंगे। वहीं लोकसभा में कांग्रेस की तरफ से इस चर्चा में राहुल गांधी के साथ साथ केसी वेणुगोपाल, मनीष तिवारी, वर्षा गायकवाड़, मोहम्मद जावेद समेत कई सांसद शामिल होंगे। कांग्रेस ने अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है। आज की चर्चा के बाद 10 दिसंबर को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस चर्चा का जवाब देंगे। चर्चा के दौरान चुनाव आयोग की भूमिका, चुनावी खर्च की ट्रांसपेरेंसी, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले उम्मीदवारों को रोकने जैसे मुद्दों के अलावा ईवीएम की विश्वसनीयता और एसआईआर प्रक्रिया पर भी दल अपनी बातें रख सकते हैं। सरकार का दावा है कि वो चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में गंभीर है, जबकि विपक्ष चुनावी निष्पक्षता और एक देश एक चुनाव जैसे प्रस्तावों पर अपनी आपत्तियां और सुझाव पेश करने की तैयारी में है। और राज्यसभा की बात की जाए तो आज राज्यसभा में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के मौके पर चर्चा होनी है। उच्च सदन में आज चर्चा की शुरुआत गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। वो वंदे मातरम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्वतंत्रता आंदोलन में इसकी भूमिका और राष्ट्रीय चेतना को मजबूत करने में योगदान पर विस्तृत रूप से अपने विचार रखेंगे। चर्चा का समापन राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा करेंगे। बीजेपी की ओर से राधा मोहन दास अग्रवाल, के लक्ष्मण, घनश्याम तिवारी, सतपाल शर्मा भी अपने अपने संबोधन में राष्ट्रगीत के ऐतिहासिक, सामाजिक और भावनात्मक आयामों को सामने रखेंगे। तो वहीं कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे चर्चा की शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही जयराम रमेश, दिग्विजय सिंह भी बहस में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस का दृष्टिकोण पेश करेंगे। राज्यसभा के विधायी कार्यों की बात की जाए तो आज विभिन्न समितियों के प्रतिवेदन और विवरण पेश किए जाएंगे। साथ साथ प्रश्नकाल के दौरान विभिन्न मंत्रालयों से सांसद अहम प्रश्न भी पूछेंगे। और संसद की कार्रवाई की शुरुआत से पहले आज सुबह एनडीए संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार चुनाव में शानदार जीत के लिए अभिनंदन किया गया। पीएम मोदी ने सारे सांसदों को देश के, अपने राज्य के लिए, क्षेत्र के लिए क्या कुछ करना है उस पर उन्होंने मार्गदर्शन दिया। और पीएम मोदी ने केवल आर्थिक नहीं बल्कि हर क्षेत्र में रिफॉर्म पर भी जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि लोगों की जिंदगी को आसान बनाने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि रूल्स रेगुलेशन अच्छे हैं, लेकिन जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कानून जनता के जीवन को आसान बनाने के लिए है।
साथ साथ उन्होंने खेल कूद को लेकर कहा है कि इस दिशा में तेजी से और ज्यादा काम हो। प्रधानमंत्री जी ने सारे एनडीए सांसदों को देश के लिए और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए और राज्य के लिए क्या क्या करना है बहुत अच्छा गाइडलाइंस मार्गदर्शन दिया है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को जिंदगी को सुधारने के लिए रिफॉर्म्स पे बहुत जोर दिया है। देश के आम लोगों के जिंदगी को आसान और आराम बनाने के लिए रिफॉर्म, जितने भी नागरिक हैं सबको भारतवासी होने के नाते कोई सरकार से तकलीफ नहीं झेलना पड़े, इसका सुनिश्चित सबको करना है। और संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ संसद की कार्रवाई पर। शैलेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है, सुप्रभात। बात करें हम संसद के कार्यों की तो उस लिहाज से देखा जाए तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा में चुनाव सुधार पर चर्चा होनी है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल, अब से थोड़ी देर बाद चुनाव सुधार पर चर्चा होनी है। हम जानते हैं कि सत्ता और विपक्ष के बीच एक सहमति बनी थी जब एसआईआर पर लगातार विपक्ष के दलों ने हंगामा किया था और ये बात सामने आई थी कि एसआईआर पर चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हो सकती, चुनाव सुधार पर चर्चा हो सकती है और उसको लेकर एक सहमति बनी। तो आज लोकसभा में चर्चा होनी है और अगर चर्चा आज पूरी नहीं हुई तो कल तक ये चर्चा होगी और उसका उत्तर आएगा। इसके साथ ही साथ राज्यसभा में आज वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा होनी है प्रश्नकाल के बाद। इस वक्त प्रश्नकाल चल रहा है। आज इससे पहले जो संसदीय दल की बैठक हुई एनडीए की, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं सांसदों को कि वो रिफॉर्म्स पर ध्यान दें। केवल आर्थिक रिफॉर्म की बात नहीं की उन्होंने, कैसे लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जा सके, उनकी जो चुनौतियां हैं वो कम की जा सकी। प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत विशेष तौर पर रेखांकित किया है कि जो रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो कानून है वो बेहतर है, लेकिन कई बार सिस्टम ऐसा होता है और कई बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता है तमाम जो लोग हैं। तो सांसद ये सुनिश्चित करें कि कैसे उनके क्षेत्र में, उनके राज्य में, देश में कैसे। और शैलेंद्र, आपको रोकना चाहेंगे, सीधे अपने दर्शकों को लिए चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई पर। Is now rapidly stabilizing. Indigo's daily flights, which had fallen drastically to 706 on 5th of December, have recovered to over 1,800 flights yesterday and are expected to rise further today. All other airlines continue to operate smoothly across the country, and the airports are reporting normal conditions without crowding or distress. Refunds, baggage tracing, and passenger support measures remain under continuous supervision by the ministry. At the same time, accountability will be ensured. DGCA has issued show cause notices to Indigo's senior leadership and commenced a detailed enforcement investigation. Depending on the outcome, strict and appropriate action, as empowered under the Aircraft Rules and Act, will be taken. No airline, however large, will be permitted to cause such hardship to passengers through planning failures, non-compliance, or non-adherence to statutory provisions. Honorable Speaker, sir, safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025, Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. Despite these assurances, prima facie, it was observed that internal rostering disruptions led to large-scale cancellations, causing inconvenience to thousands of passengers. The ministry advised the regulator to act immediately. Inquiry orders and show cause notice to CEO and COO of Indigo were issued. Also, Indigo has been directed to restructure its operations, add reserve crew capacity,
improve passenger handling, and restore normal schedules without any delay. Enhanced oversight on the ground continues. Passengers' interests have been at the center of every decision taken by the government. We intervened to cap fares so that no passenger would be exploited due to the sudden demand spikes and opportunistic pricing. Indigo was ordered to issue refunds promptly, and as informed by them, more than 750 crore has already reached the passengers. For the passengers who wanted the rebookings to be done, the same were done without any additional charges. We are monitoring each and every case of baggage handling over and ensuring that communication with passengers is both timely and dignified. As informed by Indigo, process of refunds, baggage handling are over in its final stages. Our 24/7 control room continues to assist passengers directly whenever needed. Honorable Speaker, sir, going forward, the government is determined to build a more robust and competitive aviation ecosystem. Through our policies, we are encouraging more new airlines to start and operate in India, ensuring fair access to airport capacity and eliminating any possibility of duopoly controlling connectivity and pricing in our skies. More airlines mean more choice, more affordability, and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. India has emerged as the world's fastest growing aviation market with year-on-year passenger growth of around 12%. India is already third biggest domestic aviation market with a huge potential for future growth. And the policies of the government will ensure that this growth trajectory is kept intact. To summarize, operations are stabilizing fast, safety remains fully in force, Indigo is being held accountable, passengers' convenience and dignity are being protected, and long-term measures are underway to make India's aviation sector stronger and more passenger-centric. The government will remain fully vigilant until normalcy is achieved and will continue to ensure that every passenger in India travels safely, comfortably, and with the respect they deserve. Thank you, Honorable Speaker, sir. तो लोकसभा में आप नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का जो है वक्तव्य वो सुन रहे थे। इंडिगो क्राइसिस पर बोलते हुए उन्होंने बताया कि सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए हैं इस क्राइसिस से निपटने के लिए, और मंत्रालय ने इस दिशा में जो सटीक कदम उठाए हैं, साथ साथ यात्रियों की सुविधाओं का जिस प्रकार से ख्याल रखा है, सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए किस प्रकार से प्रतिबद्ध है, लगातार बताते हुए केंद्रीय मंत्री। और आगे बढ़ेंगे, आपको बता दें कि वहीं इंडिगो एयरलाइंस की बात करते हैं तो इंडिगो एयरलाइंस की सैकड़ों उड़ानों के रद्द होने और यात्रियों को हो रही भारी असुविधा के बीच विमानन सुरक्षा नियामक डीजीसीए ने इंडिगो से शोकाज नोटिस का जवाब मिलने की पुष्टि की है। इस पर भी आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य सरकार इस 10 दिसंबर को जयपुर में प्रवासी राजस्थानी दिवस का अभूतपूर्व आयोजन कर रही है। ये आयोजन देश विदेश के प्रवासी राजस्थानियों को अपनी मातृभूमि से जुड़ने और एक मंच पर साथ आकर प्रदेश की विकास यात्रा में भागीदार बनने का अवसर प्रदान करेगा। आइए अपनी जड़ों से जुड़ें और तेजी से बढ़ते राजस्थान के साथ आगे बढ़ें।
तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज और शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं संसद की कार्रवाई पर बात करने के लिए। शैलेंद्र, अभी आपने सुना केंद्रीय मंत्री उड्डयन मंत्री का वक्तव्य लोकसभा में, किस प्रकार से उन्होंने बताया कि सरकार ने क्या कुछ प्रयास किए हैं, क्या कुछ कदम उठाए हैं लगातार इंडिगो की ये जो क्राइसिस है उससे निपटने के लिए, किस प्रकार से सरकार लगातार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। देखिए, जब इंडिगो का मामला संसद में उठा था तब ये कहा गया था कि सरकार की तरफ से विस्तृत जवाब दिया जाएगा। आज नागर विमान मंत्री ने विस्तृत जवाब दिया है कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं। पहले तो जो फौरी तौर पर कदम उठाए गए थे और लॉन्ग टर्म मेजर्स जो लिए जाएंगे भविष्य में, उसका जिक्र किया है। अभी के जो हालात हैं, किस तरह से एक तरह से आप देखें कि अब ये पूरी जो विमानों की जो आवाजाही इंडिगो की वो बेहतर स्थिति में हुई है। जो सामान की वापसी है वो किस तरह से सुनिश्चित हो रही है यात्रियों की, और साथ ही साथ यात्रियों को पूरा रिफंड दिया जा रहा है, और अगर आगे की बुकिंग में एडजस्ट कराना है तो वो भी जानकारी दी गई है। 750 करोड़ रुपए अभी तक इंडिगो ने वापस किए हैं, ये इंडिगो की तरफ से जानकारी दी गई है और उस बात को आज मंत्री ने बताया है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा कि विमान यात्रियों की जो सेफ्टी है वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। इस हम जानते हैं कि जो उड्डयन क्षेत्र है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और तीसरा सबसे बड़ा उड्डयन बाजार भारत में है, और ये तेजी से आगे बढ़ता रहे, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इस बात को बहुत स्पष्ट तौर पर ये कहा गया है सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्री की तरफ से लोकसभा में। दूसरी बात यह है कि प्राइस कैपिंग की उन्होंने जो बात की है, हम जानते हैं कि हाल ही में जब ये पूरा संकट सामने आया तो तमाम विमान कंपनियों ने जो दाम बढ़ाए थे विमान किराए में, उसके बाद एक प्राइस कैपिंग लगाई गई और उसका पालन सुनिश्चित किया जाएगा। यानी कि अब भविष्य में आप देखेंगे कि अचानक अगर कहीं किसी रूट पर कोई बहुत ज़्यादा डिमांड आती है या कुछ क्राइसिस जैसी सिचुएशन आती है तो मनमाना किराया नहीं बढ़ा पाएंगी विमान कंपनियां। ये बात बहुत स्पष्ट हो गई, चूंकि एक तरह से प्राइस कैपिंग की गई है कि इस सीमा के बाद वो दाम नहीं बढ़ा सकते हैं। तीसरी बात है कि ये भी बताया कि ये प्राइम फेसी ऐसा लगता है कि ये क्राइसिस इंडिगो में क्यों आई, इंटरनल रोस्टरिंग के जरिए, यानी जो आंतरिक बदलाव उन्होंने किए थे चार्ट में, लोगों की ड्यूटी में, शायद उस वजह से ये आई। हम जानते हैं कि इसको पूरी एक जांच के बाद आगे की कार्रवाई होगी। सीईओ और सीईओ को जो उनको नोटिस भी दे दिया गया है इंडिगो में। हम जानते हैं कि डीजीसीए को स्पष्ट निर्देश मंत्रालय की तरफ से गया था कि तत्काल कदम उठाए जाएं और उस पर कार्रवाई आगे हो रही है। तो 3 स्तर पर आज विस्तृत जवाब आज केंद्रीय मंत्री नागर विमान मंत्री ने दिया है, राम मोहन नायडू ने, कि लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या है, तुरंत जो कदम उठाए गए यात्रियों को राहत पहुंचाने के लिए, और मौजूदा हालात क्या है। और कहीं ना कहीं शैलेंद्र, ये सरकार की प्रतिबद्धता का ही नतीजा है कि इतनी तेजी से ये प्रयास हुए कि लोगों के अकाउंट्स में पैसे भी वापस पहुंचना शुरू हो गए, रिफंड मिलना शुरू हो गया। कहीं ना कहीं एक संतुष्टि यात्रियों को कहीं ना कहीं नजर आती हुई दिखाई देने लगी। देखिए, ये इंडिगो की जिम्मेदारी है कि जब वो समय पर सुविधा उपलब्ध नहीं करा पाया या फिर जिन यात्रियों की टिकट बुकिंग हुई थी और उन्हें वो गंतव्य तक वो नहीं भेज पाए, तो वो सुनिश्चित करें कि पैसा वापस करें। सरकार ने सुनिश्चित किया कि पूरा का पूरा रिफंड हो, उसमें कोई कटौती नहीं होनी चाहिए, और ये काम एक तरह से सुनिश्चित किया गया है। साथ ही साथ दूसरी बात है कि जब यात्री जाता है तो वो उनके साथ सामान होता है, और जब इतनी बड़ी संख्या में फ्लाइट डिले हुई, रद्द हुई, तो फिर उनका सामान सुनिश्चित वापस मिले, ये भी एक चुनौती होती है। तो ये पूरा इंडिगो को कहा गया कि वो यात्रियों को जो सामान है वापस करें, और अगर रीशेड्यूल यात्री करना चाहते हैं अपनी यात्रा को तो बिना कोई चार्ज लिए वो आगे के लिए रीशेड्यूल करें। तो ये एक तरह से मॉनिटरिंग की गई, दखल दिया गया और दिशा निर्देश दिया गया। लेकिन हम जानते हैं कि ये जो समस्या आई, भविष्य में ये पता चलेगा कि ये क्या कमी थी इंडिगो प्रबंधन की, जिस पर जब पूरी रिपोर्ट आएगी। लेकिन प्राइम फेसी हम जानते हैं कि जो बात सामने आई है उसको आज मंत्री की तरफ से सदन में बताया गया है। चूंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें हजारों यात्रियों को दिक्कतें झेलनी पड़ी थी और सभी का ध्यान इस पर आकर्षित हुआ था, और हमने देखा था कि संसद में भी ये मामला उठा था। तो बहुत स्पष्टता के साथ सरकार की तरफ से विस्तार में जवाब दिया गया है कि इमीडिएट यानी तत्काल जो कदम उठाया गया, उसी वजह से इतने जल्दी ये पूरे जो एक तरह से इंडिगो विमानों की जो आवाजाही प्रभावित हुई थी, उससे जो यात्रियों को नुकसान हो रहा था, जो दिक्कत हो रही थी, वो समस्या काफ़ी हद तक खत्म करने की ओर आगे बढ़ा गया है। दूसरी बात यह है कि इस तरह की समस्या न हो, ये भी देखा जा रहा है। तो उसमें भविष्य में
जो कदम उठाए जाएंगे उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा कि बिल्कुल। क्या कुछ और कदम उठाए जाएंगे। लेकिन फौरी राहत हो, और हम सब जानते हैं कि बहुत इमर्जिंग मार्केट है इंडिया का जो एविएशन सेक्टर है। बिल्कुल हम शैलेंद्र। देख रहे हैं कि दुनिया भर की उस पर निगाहें हैं। जी शैलेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच आपको बता दें कि दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से दूरदर्शन संवाददाता मोहित शुक्ला ने वहां की स्थिति का जायजा लिया है। एक बार वो दिखाते हैं अपने दर्शकों को। पिछले एक सप्ताह से लगातार जारी इंडिगो क्राइसिस अब धीरे धीरे कम हो रहा है और आप समझिए कि अब एयरपोर्ट पर भी चीजें नॉर्मलाइज हो रही हैं, स्थिति नियंत्रण में आ रही है। मेरी मौजूदगी इस समय दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पर है और आप मेरे पीछे ये चेक इन इंफॉर्मेशन का बोर्ड देख रहे हैं, जिस पर अधिकतर आपको अब से कुछ दिन पहले 3, 4 और 5 तारीख में ये पूरा बोर्ड आपको इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन से भरा हुआ दिखाई पड़ रहा था, लेकिन अब ये धीरे नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। हालांकि आज भी इंडिगो की कुछ फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, जैसे कि पटना जाने वाली फ्लाइट है वो कैंसिल हुई है। इसके अलावा चेन्नई की एक फ्लाइट थी सुबह 9:45 की, उसको रिशेड्यूल कर दिया गया है और अब आप समझिए कि वो फ्लाइट 9:45 पर जाएगी। इसी तरीके से देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं और आज ही सुबह यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के सेक्रेटरी समीर कुमार सिन्हा ने जानकारी देते हुए बताया कि लगभग 90% से ज्यादा चीजें रिस्टोर कर ली गई हैं। जो लोगों के लगेज थे उनको भी अब उनके एड्रेसेस पर पहुंचाया जा रहा है और आज ही इंडिगो ने लगभग 1800 से ज्यादा फ्लाइटें संचालित की हैं। एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं, मेरे कैमरा सहयोगी हैं पीयूष, मैं उनसे कहूंगा कि आपको वो इंडिगो के उस टिकट काउंटर की तस्वीरें दिखाएं। ये वो टिकट काउंटर है जो 3, 4, 5 और 6 तारीख में यहां पर लंबी लंबी लाइनें लगे हुआ करती थी, लेकिन आज ये टिकट काउंटर खाली है। जो लोग अपने रिफंड भरने आ रहे हैं वो इक्का दुक्का ही है। इसके अलावा जो लोग यहां से अपने फ्लाइट रिशेड्यूल करा रहे हैं वो भी यहां पर एक एक करके ही पहुंच रहे हैं। यहां कुछ लोग हैं जिनको लद्दाख जाना है, इसी तरीके से चेन्नई जाने वाले कुछ मुसाफिर यहां पर हैं। कोशिश यही है, सरकार की तरफ से यही बताया गया है कि लोगों के जो रिफंड हैं वो उनके अकाउंट्स में पहुंचाए जा रहे हैं, रिफंड प्रोसेस हो चुके हैं और साथ ही चीजें अब नॉर्मलाइजेशन की ओर बढ़ रही हैं। दिल्ली एयरपोर्ट से कैमरा पर्सन पीयूष के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। तो शैलेंद्र, देखा आपने दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से जो है मोहित शुक्ला ने ये जायजा लिया है। हालात कहीं ना कहीं अब सुधरते हुए नजर आ रहे हैं और ये सरकार के इंटरवेंशन का ही नतीजा है, जो दृढ़ प्रतिबद्धता है उसी का नतीजा है कि इतनी जल्दी हालात जो है मामूल पर आ गए हैं। देखिए, अब मोहित ने वो रिपोर्ट दिखाई कि हालात अब तकरीबन सामान्य की ओर हैं, लेकिन आज हमने देखा कि जब लोकसभा में इस पूरे मसले पर वक्तव्य दे रहे थे केंद्रीय मंत्री, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर इस बात को कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो एविएशन सेक्टर है वो तेजी से आगे विकास करता रहे और विमान सेक्टर में जो सुरक्षा है यात्रियों की वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। यानी यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, आवाजाही में दिक्कत ना हो और विमान सेक्टर की जो सेफ्टी है वो पूरी तरह से उसमें 100% सुनिश्चित हो। तो निश्चित तौर पर कई कदम भविष्य में हो सकता है रिपोर्ट के बाद उठाए जाने की जरूरत महसूस हो, लेकिन तत्काल जो कदम उठाए गए, सरकार की तरफ से जो दखल दिया गया जिससे स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ी, उसकी जानकारी दी गई है। इंडिगो प्रबंधन में क्या कमी थी, इंडिगो ने क्या कदम नहीं उठाए, क्यों ऐसे हालात आए, निश्चित तौर पर इस बात जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी तब ये बात सामने आएगी। हो सकता है कि कुछ और दिशा निर्देश जाए। जिस तरह से हमने देखा है कि बीते एक दशक में विमानन क्षेत्र जो है भारत का वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन जिस तरह से इंडिगो में ये क्राइसिस आई, क्या इंडिगो ने भी शायद कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इस तरह की क्राइसिस आएगी, क्योंकि इससे इंडिगो की क्रेडिबिलिटी पे भी एक बड़ा जो है ठप्पा लगा है। देखिए, किसी भी विमान कंपनी में अगर बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होती है तो निश्चित तौर पर उस कंपनी की साख पर एक फर्क पड़ता है। इंडिगो बहुत जाना पहचाना नाम है और निश्चित तौर पर एक तरह से देखें कि बहुत लोगों की तो प्रायोरिटी रहती थी कि वो इंडिगो के जरिए यात्रा करें, चूंकि समय पर वो उनके विमान उड़ते थे और यह माना जाता था कि उनके विमानों में देरी नहीं होती है। इस घटना से या इस घटनाक्रम से निश्चित तौर पर इंडिगो की साख प्रभावित हुई होगी। भविष्य में वो क्या कुछ कदम उठाते हैं अपनी साख को वापस लाने के लिए, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये सही है कि
विमानन सेक्टर में एक तेज ग्रोथ देखने को मिली है। और हमने देखा कि सरकार के प्रयासों से उड़ान योजना हो या फिर तमाम एयरपोर्ट की अगर आप देखें उसको विकसित करना हो, उत्तर प्रदेश में ही आज आप देखें तो देश में सबसे ज़्यादा जो एयरपोर्ट है किसी एक राज्य में उत्तर प्रदेश में है। जल्द ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होना है। तो निश्चित तौर पर यात्रियों की संख्या बढ़ी है, नए नए एयरपोर्ट्स आए हैं और क्षमताएं बढ़ी है, कंपनियों की भी क्षमताएं बढ़ी है। ये घटना क्यों हुई, आखिर आंतरिक तौर पर कहां पर विफल हुआ इंडिगो, ये निश्चित तौर पर ये जब पूरी एक विस्तृत जांच आएगी तब सामने आएगा। लेकिन प्राइमा फेसी जरूर कुछ न कुछ कमी हुई है। शैलेंद्र, डीजीसीए ने इंडिगो की उड़ानों में कटौती करने की भी घोषणा की है। हमारे दर्शकों को बताइए कि कितनी संख्या में इंडिगो की उड़ानों में कटौती की जाएगी। डीजीसीए की बड़ी घोषणा है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डीजीसीए ने जैसे ही ये पूरी समस्या आई तो जो तत्काल कदम हो सकता था, क्योंकि इंडिगो आप देखें बड़ी संख्या में रोजाना उड़ान इंडिगो से आप देखते हैं। आज के अगर विमान सेक्टर में देखें तो इंडिगो से सबसे ज्यादा उड़ानें प्रतिदिन एक तरह से उड़ान भरती हैं। तो फिर वो जो आंतरिक रोस्टर की वजह से कमी आई और चुनौतियां सामने आई तो निश्चित तौर पर यह महसूस किया गया होगा कि इंडिगो की जो उड़ान संख्या है उसमें कुछ कटौती की जाए। देखिए, अभी समस्या पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई है, उसके बावजूद 1800 उड़ानें प्रतिदिन इंडिगो की तरफ से जो बताया गया, हमारे संवाददाता बता रहे थे और केंद्रीय मंत्री ने भी इस बात की जानकारी दी कि सामान्यीकरण की तरफ पूरी संचालन हो जा रहा है। तो इंडिगो निश्चित तौर पर एक सबसे बड़ा प्लेयर है और उसके जो विमानों की संख्या है वो सबसे ज्यादा है। लेकिन जब ये चुनौती आई है तो कहाँ कमी थी, ये जरूर देखने वाली बात होगी और इसी वजह से डीजीसीए ने कदम उठाया है। हो सकता है कि भविष्य में कुछ और दिशा निर्देश दिए जाएं और जिम्मेदारी तय की जाए कि कहाँ पर ये कमी आई है। लेकिन फिलहाल जो तत्काल जरूरत थी कि स्थिति सामान्य की ओर ले जाया जाए, यात्रियों को कम से कम परेशानी हो, उनको जो परेशानी हुई या जो दिक्कत हुई वो आगे भविष्य में ना हो, उस तरफ कदम उठाया जा रहे हैं। ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। शैलेंद्र, हमारे दर्शकों को एक बार फिर से आप एक बार फिर से ये सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश कीजिए कि मंत्रालय ने इस दिशा में क्या कुछ कदम उठाए, क्या कुछ सटीक कदम नागरिकों की सुविधा के लिए, सुरक्षा के लिए उठाए गए। जी देखिए, हम जानते हैं कि जब इंडिगो की क्राइसिस आई, जब बड़ी संख्या में इंडिगो के विमान रद्द हुए, तब एक तरह से कई एयरपोर्ट पर हमने देखा इंडिगो के उस काउंटर पर थोड़ा अफरा तफरी का माहौल था। तो ऐसे में तुरंत सरकार ने एक्शन लिए, डीजीसीए को निर्देश दिए कि वो पता करे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। प्राइमा फेसी ये पता चला कि इंटरनल रोस्टरिंग की वजह से जो क्रू मेंबर्स या फिर पायलट उनकी रोस्टरिंग की वजह से ये समस्या आई है। इंडिगो ने समय रहते ये अपनी भविष्य की क्या चुनौतियां हो सकती है, रोस्टरिंग पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। ये जांच होगी, इसकी रिपोर्ट आएगी, आगे पता चलेगी। लेकिन चुनौती ये थी कि तुरंत ही यात्रियों को कम से कम दिक्कत हो, इंडिगो उनको सही जगह ठहराए, रिफंड पूरा करे, जिसमें कोई कटौती न करे। जो लोग रिशेड्यूल करना चाहते हैं उनको रिशेड्यूलिंग हो और उसमें कोई अतिरिक्त पैसा ना लिया जाए। साथ ही साथ विमान सेक्टर की जो सेफ्टी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है उसको सबसे ऊपर रखा जाए। तो ये सारा कुछ सिलसिलेवार तरीके से केंद्रीय मंत्री ने बताया है और यही बताया कि 750 करोड़ रुपए रिफंड कर दिए गए हैं बिना किसी कटौती के यात्रियों के। तो ये एक बड़ी राहत है कि उनको उनका पैसा वापस मिल गया है। दूसरी बात, जब क्राइसिस होती है तो अचानक किसी रूट पर हम देखते हैं तो डिमांड होती है तो दाम बढ़ा देती है कंपनियां, किराया बढ़ा देती है। तो ये एक स्लैब बनाया गया है, कैपिंग की गई है कि आप इस सीमा से आगे दाम नहीं बढ़ा सकते। डायनामिक प्राइसिंग होती है, हम सब जानते हैं विमान किरायों में, लेकिन उसकी भी एक सीमा होनी चाहिए। 5000 का टिकट 50,000 का नहीं होना चाहिए। और वो एक कैपिंग की गई है कि अगर आप 500 किलोमीटर तक जाना चाहते हैं तो अधिकतम किराया क्या हो सकता है, 1000 किलोमीटर तक जाना चाहते हैं तो अधिकतम किराया क्या हो सकता है, या फिर उससे ऊपर जाना चाहते हैं तो अधिकतम किराया क्या हो सकता है। तो वो एक दिशा निर्देश दिया गया है और इंडिगो के जो कुछ भी इंडिगो कदम उठा रहा था और जो निर्देश दिए जा रहे थे एक तरह से, उस पर पूरी नजर रखी गई कि इंडिगो वो उन दिशा निर्देशों का पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि सामान्यीकरण की तरफ इंडिगो की जो संचालन है, विमानों की जो आवाजाही है वो बढ़ी है। अब भविष्य में इंडिगो ने कहां पे गलती की, आंतरिक प्रबंधन में क्या कमी थी, आखिर ये स्थिति आई क्यों, निश्चित तौर पर जब विस्तृत रिपोर्ट आएगी तब उस पर सरकार कुछ और कदम उठाएगी। तो ये आज पूरी जानकारी केंद्रीय मंत्री की तरफ से, राम मोहन नायडू की तरफ से, नागर विमानन उड्डयन मंत्री की तरफ से
संसद को जानकारी दी गई, लोकसभा को जानकारी दी है। चूंकि लोकसभा में कल ये मुद्दा उठा था, तब किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात को कहा था कि वो संबंधित मंत्री इस पर विस्तृत जवाब देंगे। तो आज लोकसभा में हमने देखा है कि विस्तृत जवाब राम मोहन नायडू की तरफ से दिया गया है। पूरी स्पष्टता घटनाक्रम के बारे में, क्या कदम उठाए गए, सरकार ने कब दखल दिया, डीजीसीए को क्या निर्देश दिए गए, डीजीसीए ने क्या कुछ आगे निर्देश दिए, इन सब की विस्तार से जानकारी दी गई। तो बिल्कुल डीजीसीए का आदेश जो है इंडिगो की उड़ानों में कटौती का, और डीजीसीए ने ये जो है फैसला लिया है। कल शाम 5 बजे तक संशोधित शेड्यूल जमा करने का समय दिया गया है इंडिगो पर। डीजीसीए का ये बड़ा फैसला, क्योंकि हम जानते हैं शैलेंद्र, पिछले कई दिनों से उड़ानों में लगातार व्यवधान देखने को मिल रहा था। और आपको सीधे लिए चलते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के क्या कुछ कह रही हैं। आज शिल्प गुरु पुरस्कार और राष्ट्रीय शिल्प गुरु पुरस्कार प्राप्त करने वाले सभी शिल्पकारों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पुरस्कार समारोह में आने से पहले मैंने अपने द्वारा निर्मित असाधारण हस्तशिल्प का अवलोकन किया। उन हस्तशिल्पों में भारत की विविध और समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की झलक मिलती है। चाहे लोक चित्रकारी, पटचित्र, तिंजर और कालीघाट हो, काष्ठ शिल्प हो, सादेली और तारकसी हो, धातु शिल्प, वस्त्र ढोकरा और मीनाकारी हो, वस्त्रकला, बाटिक, कार्बी और साजनी शिल्प हो, लुप्त प्राय कला, मिरीजिन और साफी लेम्फी हो, यहाँ प्रदर्शित सभी हस्तशिल्प अद्भुत है। ये तो मैं केवल मात्र कुछ कला का मैं बताई, इतने सारे कला प्रदर्शित किया गया, मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा है। ये इतने सारे स्टेट है, स्टेट का तो अपना पहचान है, लेकिन व्यक्ति विशेष भी अपना डिजाइन, अपना कलाकृति यहाँ प्रदर्शित किए हैं। इसीलिए मैं सभी कलाकारों को, सभी डिजाइनर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। हस्तशिल्पी को प्रायः परंपरा से जोड़ा जाता है। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जहाँ एक तरफ विलुप्त हो रहे कलाओं के संरक्षण और जनजातीय कलाओं के प्रोत्साहन के लिए, तो वही दूसरी ओर डिजाइनिंग, इनोवेशन और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए भी पुरस्कार दिया गया है। इसीलिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। साथ ही इस क्षेत्र में समावेश को बढ़ाने के लिए दिव्यांगजन और महिलाओं को भी विशेष श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। ऐसे प्रगतिशील सोच के साथ इस पुरस्कार समारोह के आयोजन के लिए मैं गिरिराज सिंह जी और उनकी पूरी टीम की सराहना करती हूँ। मुझे बताया गया है कि भारत की जीवंत हस्तशिल्प परंपराओं के प्रदर्शन के लिए 8 से 14 दिसंबर तक राष्ट्रीय हस्तशिल्पी सप्ताह मनाया जा रहा है। हमारे देशवासियों, विशेषकर युवाओं को देश की समृद्ध कला परंपरा से अवगत कराना न केवल शिल्पकारों के प्रोत्साहन के लिए आवश्यक है, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं इस आयोजन की प्रशंसा करती हूँ। देवियों और स्वजनों, कला हमारे अतीत की स्मृति, वर्तमान के अनुभव और भविष्य की आकांक्षा को दर्शाती है। मनुष्य अपने भावनाओं को चित्र या मूर्ति के रूप में प्राचीन काल से ही प्रकट करता रहा है। कला लोगों को संस्कृति से जोड़ती है, कला लोगों को आपस में भी जोड़ती है। अगर सदियों पुराने हमारे हस्तशिल्पी की परंपरा आज भी जीवंत और संरक्षित है, तो इसके पीछे है हमारे शिल्पकारों की पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही प्रतिबद्धता। हमारे शिल्पकारों ने बदलते हुए समय के साथ अपनी कला परंपरा को ढाला है, लेकिन कला ही मूल आत्मा
को जीवंत रखते हुए उन्होंने अपनी हर कलात्मक रचना में देश की मिट्टी की खुशबू को बनाया रखा है। इसके लिए मैं भारत के सभी शिल्पकारों और उनको संरक्षण प्रदान करने वाले लोगों की प्रशंसा करती हूँ। देवियों और स्वजनों, हस्तशिल्प हमारी सांस्कृतिक पहचान के साथ साथ जीविका उपार्जन का महत्वपूर्ण साधन भी है। ये सेक्टर देश के 32 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार प्रदान करता है। उल्लेखनीय है कि हस्तशिल्प से रोजगार और आय प्राप्त करने वाले अधिकांश लोग ग्रामीणों या दूर-दराज के क्षेत्र से है। ये क्षेत्र रोजगार और आय का विकेंद्रीकरण करके समावेशी विकास को बल देता है। हस्तशिल्पी को बढ़ावा देना सामाजिक सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सेक्टर परंपरागत रूप से कमजोर वर्गों के लोगों को सबल प्रदान करता रहा है। उनके लिए हस्तशिल्प न केवल अर्थ उपार्जन का साधन है, बल्कि उनकी कला उनको समाज में पहचान और सम्मान भी दिलाती है। हस्तशिल्प क्षेत्र के वर्कफोर्स में 68% महिलाएं हैं। इसलिए इस क्षेत्र के विकास में महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। मुझे खुशी है कि आज के 48 पुरस्कार विजेताओं में 20 विजेता महिलाएं हैं। मैं सभी महिला शिल्पकारों को विशेष बधाई देती हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ विभाग को। ये महिला कलाकार आज नहीं, सदियों से शिल्प कार्यों में निहित है, लेकिन उनको प्रोत्साहन करना अभी शुरू किया गया। नितांत आवश्यक है, क्योंकि भारत का जो सपना देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है और सभी को प्रोत्साहित करना भी जरूरी है। इसीलिए मैं विभाग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं कि महिला कलाकारों को भी, जिन्होंने इस कार्य में निपुण है, उनको भी प्रोत्साहित किया जाता है। मैं आशा करती हूं कि आप लोगों से प्रेरणा लेकर अन्य महिला शिल्पकार भी और अधिक मेहनत करेगी और भविष्य के पुरस्कार समारोह में मान्यता वो लोग भी मिलेगा, वो लोग प्राप्त करेंगे। देवियों और स्वजनों, प्राकृतिक और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होना हस्तशिल्पी उद्योग की सबसे बड़ी विशेषता है। ये उद्योग इको फ्रेंडली और लो कार्बन फुटप्रिंट वाला उद्योग है। इस पुरस्कार समारोह में पुरस्कृत हुई शिल्पकारों ने जूट, पुआल और गाय के गोबर का प्रयोग करके उद्योगी उत्पाद बनाने के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। आज विश्व भर में इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। ऐसे में ये क्षेत्र सस्टेनेबिलिटी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। सशक्तिकरण और सतत विकास में हस्तशिल्पी क्षेत्र के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले 1 दशक में इस क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। मुझे बताया गया है कि 1.5 लाख से ज्यादा हस्तशिल्प इकाइयों को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जेम से जोड़ा गया है। ये प्रसन्नता की बात है कि ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इंडिया हैंडमेड शिल्पकारों को खरीदारी से सीधे जोड़कर उन्हें अपने उत्पाद बेचने में मदद कर रहा है। इससे शिल्पकारों को वित्तीय आजादी और समाज में पहचान देने दोनों मिल रहा है। हमारे शिल्पकारों के पीढ़ियों से संचित ज्ञान, उनके लगन तथा मेहनत के बल पर भारतीय हस्तशिल्पी उत्पादों ने विश्व भर में अपनी पहचान स्थापित की है।
इस पहचान को सशक्त बनाने के लिए जीआई टैग एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। मैं जानकर खुशी हुई कि 336 ऐसे शिल्पों को जीआई टैग दिया गया है। मेरा इस क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों से अनुरोध है कि अपने विशिष्ट उत्पादों के लिए जीआई टैग प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़े। इससे आपके उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान मिलेगी और आपकी साख बढ़ेगी। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव भी हमारे क्षेत्रीय हस्तशिल्प उत्पादों की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मजबूत बना रहा है। भारतीय हस्तशिल्पी की दुनिया भर में मांग है। इस क्षेत्र में प्रगति की प्रचुर संभावनाएं विद्यमान है। हस्तशिल्प क्षेत्र युवा उद्यमियों और डिजाइनर के लिए उद्यम स्थापित करने का अच्छा अवसर प्रदान करता है। शिल्पकारों का स्किल डेवलपमेंट करके नई टेक्नोलॉजी अपनाकर और निवेश बढ़ाकर युवा उद्यमी हस्तशिल्पी के उत्पादन और बिक्री को नई ऊंचाई तक पहुंचा जा सकता है। देवियों और स्वजनों, कलाकारों की प्रतिभा उन्हें सम्मान दिलाती है। उनकी लगन, मेहनत और कला के प्रति समर्पण का उनका भाव हमारी परंपराओं को जीवंत रखते हैं। मेरा मानना है कि कलाकारों की सृजनात्मक साधन से भारत की सांस्कृतिक पहचान सशक्त होती है। हमने वर्ष 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समाज में सृजनात्मक को प्रोत्साहन देना भी महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि आज का सम्मान न केवल पुरस्कार विजेताओं को और आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा, बल्कि युवा शिल्पकारों को भी सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए प्रेरित करेगा। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो विज्ञान भवन से आप राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन सुन रहे थे, जो कि राष्ट्रीय हस्तशिल्प पुरस्कार समारोह के अवसर पर लोगों को संबोधित कर रही थी। इस मौके पर उन्होंने डिजाइन, इनोवेशन और महिला सशक्तिकरण पर खास फोकस किया। तमाम महत्वपूर्ण बातें इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोगों को कहीं। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें कि आज लोकसभा में नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने इंडिगो फ्लाइट संकट के मद्देनजर सुरक्षा उपायों पर एक बेहद अहम महत्वपूर्ण बयान दिया है। वो आपको सुनवाते हैं। Safety in civil aviation is completely non-negotiable. India is a founding member of the International Civil Aviation Organization and remains firmly committed to the highest global standards of safety. Revised flight duty time limitations, scientifically designed to prevent pilot fatigue, are being implemented. These reforms are essentially for passenger safety. DGCA adopted a phased-wise implementation plan in consultation with all the stakeholders. Phase 1 from 1st July 2025, Phase 2 from 1st November 2025. Indigo had clearly assured full compliance with these norms and also confirmed its preparedness to undertake its winter schedule. तो यात्रियों की सुविधा का क्या कुछ समाधान किया जा रहा है और क्या कुछ काम किया जा रहा है उस पर, और किस प्रकार से इस संकट से निपटने के लिए क्या कुछ प्रावधान किए गए हैं, इन तमाम मुद्दों पर केंद्रीय मंत्री ने ये महत्वपूर्ण बयान दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।